हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर। आप सभी लोग इतनी बार कह चुका हूं तो जान ही चुके होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले नाराज हो गए कि यार अप्लाइड क्यों नहीं कहा आपने। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोड कितना है 241, और हम लोगों ने 11th कंप्लीट नहीं किया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं कंप्लीट करवा दूंगा, पर आप सभी लोग को पता है कि बोर्ड्स सिर्फ हमारे 12th के होते हैं, इसलिए 12th पे ज़्यादा फोकस करना है हम लोग को। हालांकि 11th में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो 12th में यूज़ होती हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। पर अभी हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ पे जाना चाहते हैं, इसलिए 12th को स्टार्ट करते हैं। सीजन भी आ गया नया, पिछले साल इतना अच्छा नहीं गया हम लोग का, मेरी वीडियोस के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि इतना अच्छा हुआ है। तो अभी से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसमें सबसे पहली यूनिट हमारी है नंबर्स एप्लीकेशन। पता नहीं क्या क्या अजीब सी चीज़ें हैं। नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, वही जो पिछली बार फर्स्ट यूनिट थी, उसी यूनिट को यहाँ पे रिपीट किया गया है। नाम मतलब उसके अंदर टॉपिक डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम में आया करती हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया करती है, जैसे बोट स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम। यहाँ पे वो सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे, यानी कि अल्टीमेटली सारा न्यूमेरिकल बेस्ड चीज़ें होंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ थ्योरम्स भी मिलेंगी, यानी ये यूनिट हमारी पैक्ड होगी डिफरेंट वेरिएशन से। मतलब जैसे इंडिया होता है कि एक इधर से चीज बोली कुछ और है, उधर गए तो बोली कुछ और है, मतलब थोड़ी दूर पे बोली बदल जाती है। उस तरीके से हर चैप्टर में सिस्टम भी यहाँ पे बदल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिट नंबर 1 आपको वो वाइब दे देगी कि आपकी जर्नी कैसे होने वाली है पूरी किताब को पढ़ने में। तो यूनिट नंबर 1 जो हमारी है, उसका नाम मैंने आप लोग को बताया अभी, नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, ठीक है। सब नंबर से मतलब है। यहाँ पे पहला चैप्टर इसमें रहेगा मॉड्यूलर अर्थमेटिक। मैं बताऊंगा अभी आगे क्या होता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सारी बातें डिटेल में बताऊंगा। हर एक थ्योरम पे उस टर्म को समझाऊंगा, उस स्टेप को समझाऊंगा जो बाकी लोग स्किप कर रहे हैं, ये मान के कि ये तो अपना मतलब अंडरस्टूड है, अब तो सब बच्चे से जान ही गए होंगे। पर एक्चुअल में पूछा जाए तो उस चीज को अगर सॉल्व करके देखा जाए तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आती है, तो वो चीजें हम लोग देखेंगे। यानी हर स्टेप पे 100% कॉन्फिडेंट होना चाहिए बच्चा अगले स्टेप पे जाने के लिए। दूसरा हमारा चैप्टर है एलिगेशन। एक दूसरे पे एलिगेशन बहुत लगाते हैं, आप लोगों वाला सिस्टम नहीं है, पर थोड़ा सा अलग होता है। क्या होता है सारी बातें पता चलेंगी, अभी जरूरत नहीं है। थर्ड चैप्टर रहेगा हमारा बोट एंड स्ट्रीम, एंड इसी में ही पाइप एंड सिस्टर्न। मतलब बुक में क्या किया गया कि बोट एंड स्ट्रीम एंड पाइप एंड सिस्टर्न को एक ही चैप्टर में डाला गया है। तो चैप्टर से मतलब नहीं, आपको टॉपिक समझना है, ठीक है। फोर्थ चैप्टर हमारा पार्टनरशिप तो जानते होंगे आप, एक ने दूसरे के साथ जोड़ी बनाई और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, पार्टनरशिप हो गई। बहुत तरीके से पार्टनरशिप होती है, सब समझेंगे। रेसेस एंड गेम्स, ये मैं खुद पहली बार देखने वाला हूँ। क्या होगा इसमें नया तो कुछ नहीं होगा, उसी कोई कुछ जो चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं उसी को थोड़ा सा ऐसे यूज करेंगे जैसे रेस और गेम में यूज होता होगा। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज एंड लीनियर इनइक्वालिटीज, ये सारी चीजें, इनइक्वालिटीज वगैरह थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, पर देखेंगे कि चैप्टर में किस तरीके से यहाँ पे पूछा गया, क्योंकि ये अप्लाइड मैथमेटिक्स से थोड़ा बहुत तो वेरिएशन आपको मिलेगा। तो चलते हैं अपना वेरिएशन सीखेंगे, क्या होने वाला है, सारी बातें यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का जो चैप्टर है, जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 में, वो है मॉड्यूलर अर्थमेटिक। ये मैंने फोकस कराने के लिए लिखा था, अभी तक लिखा ही पड़ा इसमें, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, मॉड्यूलर अर्थमेटिक। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर लिखूं या ना लिखूं, मैं सोचता हूं चैप्टर ना लिखूं, पर जो है यहां पे आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे पहले बुक में यही है, मॉड्यूलर अरिथमेटिक। सबसे पहला चैप्टर यूनिट नंबर 1 का। यूनिट का नाम क्या है बता चुका हूं। मॉड्यूलर अरिथमेटिक को समझने से पहले, मतलब ये तो पूरा, खैर अगर मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स पे बेसिक पे जाना हो कि है क्या चीज ये, तो यहाँ पे वो तो अलग बात है कि ये टर्म अजीब सा लगता सुनने में, पर इसमें समझना क्या हम लोग को। आप लोगों ने सुना होगा नंबर सिस्टम, है ना, नंबर सिस्टम, नंबर थ्योरी मान लो, ई लिखना भूल गया यार। इसका एक छोटा सा पार्ट होता है हमारा मॉड्यूलर अरिथमेटिक, ठीक है। यानी नंबर थ्योरी में आपको पढ़ना होता है मॉड्यूलर अरिथमेटिक। नंबर थ्योरी क्या होता है, इसमें इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सारी बातें पढ़ते हैं, पर हमको सारी बातें आनी पढ़नी है, पर इंटीजर का बहुत रोल रहेगा। मॉड्यूलर अरिथमेटिक पढ़ना है। अब होता क्या एक्चुअल में इसमें, उसको पहले समझने से मतलब उसके पहले हम लोग को कुछ और चीजें भी समझनी पड़ेंगी। अब चैप्टर का नाम मिटा दिया ऊपर, तो आपको दिख ही रहा होगा, मैंने वो लगा दिया होगा।
यहां पे सबसे पहले सीखेंगे हम लोग डिविजिबिलिटी। बहुत सारे लोग इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सुनने में आसान लगता है। जैसे डिविजिबिलिटी है, पता है सबको डिवाइड करके क्या मतलब निकलेगा, पर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि बुक में जो डिविजिबिलिटी दी हुई है वो हमारे नंबर्स में नहीं यूज करना है कि जैसे 4 है उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 टाइम्स में हुआ 4, रिमाइंडर 0। ये चीज जब नंबर्स में होती है बहुत ईजी है, पर जब हमारा डिविजिबिलिटी जब एजा मतलब वो थ्योरम में यूज हो जाएगी तब आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो वर्ड्स में नहीं बता पा रहा हूँ आपको, पर थ्योरम करेंगे तो मैं आपको रिमाइंडर दूंगा उस टाइम पे, तो आप समझ जाएंगे कि इस चीज की मैं वहां पे बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक इंटीजर है a एंड दूसरा इंटीजर है b, ठीक है, तो a इंटीजर डिवाइड्स b इंटीजर, इफ लिख देता हूं, इफ a इंटीजर डिवाइड्स b इंटीजर देन देयर मस्ट बी एन इंटीजर c सच दैट। प्रॉपर अगर आपको थ्योरम की डेफिनेशन देखनी है तो आप बुक से देख सकते हैं, मैं यहां पे समझाने के हिसाब से आपको बता रहा हूं, ठीक है। सच दैट a डिवाइड कर रहा है b को, यानी कि a 3 टाइम में डिवाइड करेगा तो b इज इक्वल टू a c, ठीक है। ये चीज लिखनी होगी आपको। यहां पे a b c तीनों इंटीजर हैं और a जो है वो नॉन जीरो इंटीजर है, मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे अगर b 4 है तो a ऐसा होना चाहिए जिससे आप डिवाइड कर सकें इसको, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, कहने मतलब ये ऐसा, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर b है 4, a है 2, b है 6, a है 2, तो a डिवाइड्स b, मतलब कि 6 डिवाइड हो रहा है 2 से, तो कितना आएगा आंसर 3। ये जो आंसर आ रहा है ये आपका क्या है c, ठीक है। अब देखिए क्या मतलब निकल रहा है इसका मतलब ये निकल रहा है कि b मतलब 6 इज इक्वल टू a मतलब कि 2 बट कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो वही ac था। तो ये जो यहां पे ये चीज लिखी मैंने ये वही चीज है। अब इसका एक और चीज होती है, एग्जांपल तो आप समझ गए, लिखते कैसे हैं इस चीज को। अगर कहीं पे लिखना हो a डिवाइड्स b थ्योरम में, तो उसको लिखने का तरीका ये होता है, ध्यान रखिएगा, a डिवाइड्स b ऐसे लिखते हैं। कभी ये ना लिख देना कि a डिवाइड कर रहा है तो a तो नीचे होना चाहिए, उल्टा मत लिखिएगा। a डिवाइड्स b, जिसका नाम पहले है वो पहले, a डिवाइड्स b। अब मान लीजिए ऐसा हो जाता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। यहां पे है वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a डिवाइड्स b, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऐसा नंबर हो जो डिवाइड ना हो रहा हो। अब ऐसे भी तो बहुत सारे नंबर होंगे जो डिवाइड नहीं कर पाते होंगे, तो उनको कैसे लिखोगे आप, a डज नॉट डिवाइड b। ये थोड़ा सा छोटा बनाइएगा ताकि x ना लगे, है ना। a डज नॉट डिवाइड b, जहां पे आपको लिखना है कि डिवाइड नहीं कर पा रहा है ये साइन, जहां पे डिवाइड कर रहा है ये साइन। बहुत सिंपल चीज थी, मैंने थोड़ा आराम से बताया, ठहराव से, बहुत मेच्योर तरीके से, बहुत ज्यादा मेच्योर हो गए आपके सर इसलिए 5 दिन के गैप में। तो वो सारा चीजों का ध्यान रखिए, मेच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है टाइम के साथ, और वो टाइम के साथ ही आती है। आप एक्ट कर सकते हैं मेच्योर, पर एक्सपीरियंस आपको मेच्योर बनाते हैं, ना कि आपकी थोड़ी सी इंटेलिजेंस जो होती है वो। डिविजिबिलिटी आप समझ गए। डिविजिबिलिटी समझाने का जो असली मकसद था वो था
डिवीजन एल्गोरिथम को समझाने का। हालांकि ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, आप सोच रहे हो क्या सर वही फालतू नौटंकी हाई स्कूल वाली। पढ़ लो यार, जिसको लगे ये बहुत सरल चीज है वो 2x स्पीड पे देख ले भगा भगा के, ठीक है। जहां पे कोई नया होगा स्टॉप करके देख ले, ना नया लगे फिर 2x स्किप मार दो 10 मिनट की। जब आगे समझ में ना आए तब कमेंट करना सर बेस ई वाला भी समझा दीजिए। डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है, देखो जो अभी बात हम लोगों ने देखी उसी पे बेस्ड होता है। अगर कोई नंबर a है जो b को डिवाइड कर रहा है पूरी तरीके से, तब तो a डिवाइड्स b हो जाएगा, है ना। कितने टाइम में, मान लो a था हमारा a था 3, b था 6, तो c टाइम में डिवाइड करता था, यानी 2 टाइम में। पर अगर मान लो नंबर ऐसा हो जाए b हो जाए 7, ठीक है, तो ये हटाओ इसको पहले भी, तो क्या करेंगे आप ऐसे लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 7, फिर 3 2 जा 6, बचेगा 1। अब यहां पे देखो क्या हो गया, यहां पे 3 डज नॉट डिवाइड 7, सिंपल सी बात है। तो जब डज नॉट डिवाइड होगा तो उस चीज को एक्सप्रेस कैसे करेंगे। अब एक बात समझना इंपॉर्टेंट बात है, जब a डिवाइड b होता है तो आप इसको लिख देते हैं कि b जो है वो a से डिवाइड होता है c टाइम में। पर जब लिखना होगा a डज नॉट डिवाइड b, तो कैसे लिखेंगे इस बात को, ठीक है। डिवाइड नहीं हो रहा मतलब डिवाइड तो होगा पर रिमाइंडर बचेगा, टोटली नहीं डिवाइड होगा। तो उस चीज को आप लिख देंगे a प्लस a डज नॉट डिवाइड a इज इक्वल टू a, नहीं इधर b हो जाएगा आपका, बड़ा नंबर कौन है b, b डिवाइडेड बाई a, k टाइम्स या बुक में q होता है वही बात है, प्लस कुछ रिमाइंडर ही बचेगा, प्लस कुछ रिमाइंडर ही बचेगा। डिवीजन एल्गोरिथम यही थी, आपको पता होना चाहिए। b डिवाइड हो रहा है a से k टाइम में, प्लस कुछ रिमाइंडर बच रहा है। अब देखो इस एग्जांपल के तौर पे देखो b क्या है, यहां पे b है आपका 7, किससे डिवाइड हो रहा है 3 से, कितने टाइम में 2 टाइम में, 3 2 6 हो गया, प्लस 1 रिमाइंडर। तो यही चीज तो बता रहा था, ये आपका क्या हो गया एग्जाम्पल हो गया। अब डिवीजन एल्गोरिथम ये तो हो गया प्रैक्टिकली समझने के लिए, अगर एक्चुअल में देखना हो डेफिनेशन वाइज तो क्या कहोगे इसमें, if a and b are two integers, then there exist q and r इंटीजर्स, वो भी इंटीजर हैं, ठीक है, इंटीजर्स सच दैट। देखिए प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं, आप बुक से देख सकते हैं ना, यहाँ तो मैं बना के लिख रहा हूँ तो वो हो सकता है इधर उधर थोड़ा सा अच्छी ना लगे। इंटीजर सच दैट a इज बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे a हमारा बड़ा नंबर है, ठीक है, a हमारा बड़ा नंबर है, वेयर r कैन नॉट बी 0। r यार ये नहीं लिखना चाहिए, हालांकि अगर रिमाइंडर जीरो हो सकता है, जनरली केस में रिमाइंडर जब कट जाता है रिमाइंडर जीरो हो सकता है, तो ये बात मत लिखिए। पर समझने की बात ये है कि अगर आर होगा ही नहीं तो ये क्यों लगाएंगे हम, सिंपल ये a प्लस बी क्यू वाली लग जाएगी, a डिवाइड्स b वाली। इसलिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो b होगा हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल तौर पे अगर a है 4 तो b आपने अगर 0 ले लिया तो आप लिख नहीं पाओगे ना, 4 इज इक्वल टू, अब b हो गया आपका 0 ही, 0 इंटू कुछ भी कर लो 4 के बराबर नहीं पहुंचा पाओगे, तो b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, a 0 हो सकता है इन केस में, ठीक है, समझ गए होंगे आप। और ये इंटीजर नेचुरल नंबर सबके लिए होता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक चीज मैं यहां बता देता हूं क्या है, ये है डिविडेंड, ये है डिवाइजर
बी जो है वो डिवाइजर है, क्यू आपका कोशेंट है, आर आपका रिमाइंडर। ये सारी बातें आपको पता है, पर मैंने थोड़ा सा हिंट करने के लिए बता दिया। अगर कोई बच्चा हाई स्कूल भी ढंग से नहीं पढ़ा होगा, बस पास हो गया किसी तरीके से, तो उसको भी समझ में आ जाएगा। डिवीजन एल्गोरिथम समझ में आ गई, एकदम बहुत चटनी की तरह चटाया है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कुछ एग्जांपल वगैरह होंगे तो देख लेंगे। डिविजिबिलिटी पे एक थ्योरम है, वो देख लेते हैं। थ्योरम तो खैर इसको ना ही कहो, बेइज्जती हो जाएगी डिविजिबिलिटी की, है ना, पर मजबूरी है यार, छोटा है तो क्या हुआ। कह रहा कि अगर ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी, मतलब ए जो है बी को भी डिवाइड करता है, सी को भी डिवाइड करता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए मतलब उसका मतलब ये भी कर सकते हैं आप, ए डिवाइड्स बी प्लस सी। कहने का क्या मतलब है, सिंपल मतलब है कि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, मान लो ए है 2 और बी है बी है 4 और सी है 6, तो ए 4 को डिवाइड करेगा, ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है, यहां मैं उल्टा तो नहीं लिख रहा हूं, सही है, और ए सी को भी डिवाइड करेगा, यानी 6 को, तो 6 और 4 बी प्लस सी करना है ना, 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया, तो 2 डिवाइड्स 10 ऑल्सो, आपको पता है। तो ये थ्योरम खैर नहीं है, थ्योरम के नाम पे तो ये खैर कुछ भी नहीं है, पर ये बात बुक में है तो आप वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, मतलब उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ये हो गया। एक और कुछ था, दूसरा है आपका, इफ ए डिवाइड्स बी इट इंप्लाइज दैट ए डिवाइड्स एम बी या के बी। एम क्या है, के लिख लो, है ना, के या क्यू लिख लो, चलो क्यू। क्या मतलब है इसका, अगर ए 2 है जो बी जो कि 8 है उसको डिवाइड कर रही है उसको डिवाइड कर रहा है, कर रही है, कुछ भी हो सकता है, जेंडर नहीं है का कोई। ए बी को डिवाइड कर रहा है, यानी 8 को डिवाइड कर रहा है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ए 2 इंटू 8 को भी डिवाइड करेगा, 16 है उसको भी डिवाइड करेगा, तो ये 2 यहां पे जो क्यू के तरह से आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। एक इसी तरीके से छोटी सी चीज और है, वो भी बता देता हूं, पर आप नोट कर लेना, फटाक से ही मिटा दूंगा मैं। थ्योरम नंबर 3 जो है वो कह रहा है कि अगर आपको स्पीड स्लो लग रही हो, काफी दिन बाद मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप थोड़ा सा स्पीड, मतलब काफी मैं धीरे लिखते समय थोड़ा सा मैं धीरे लिखता हूं, तो आप स्पीड बढ़ा के लिख सकते हैं। ये इस पर मैं खुद काम कर रहा हूं, तब तक के लिए आप इसको बेयर करिए मेरे साथ, और स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं, आपके ऊपर है। अगर आपको स्लो पढ़ने में मजा आता है तो आप उस तरीके से देख सकते हैं। अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है एंड बी सी को कर रहा है, ए बी का डिवाइड कर रहा है, बी को डिवाइड कर रहा है, और बी सी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि ए सी को भी डिवाइड करेगा। ये सब थ्योरम में यूज होगा तो आपको उस समय समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए अभी जो आसान लग रहा है आगे यूज होगा सडनली, तब आपको दिक्कत होगी, इसलिए बस खाली पता होना चाहिए, बाकी कोई बात नहीं। अब जैसे ए है हमारा 2 और बी है आपका 8, फिर ए और बी हो गया, अब बी कर रहा है 32 को कितने टाइम में, 4 टाइम में, तो सिंपली ये नहीं कह सकते आप क्या कि 2 32 को करेगा 16 टाइम में, है ना। तो सिंपल चीज थी, तीनों चीजें हो गई, आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं अगला टॉपिक देखता हूं क्या है, फिर आपको बताता हूं। इस वीडियो में ज़्यादा मतलब क्वेश्चन वगैरह शायद ना हो पाए, ट्राई करूंगा मैं, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी तब भी आपकी दिक्कत हो जाएगी, है ना। हमको क्या, मुझे तो मैं तो एक ही में सारा बना के डाल दूँ, कोई दिक्कत ही नहीं मुझे, पर फिर वो मेरी भी इंटेंसिटी कम होती है और आप लोग भी देख के उसको थक जाते हो या बोर हो जाते हो, जो भी है।
तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको अलग कर दूंगा। अगर वीडियो लंबी हो गई तो इसी को मैं अलग कर दूंगा, शायद इंट्रो दोबारा से रिकॉर्ड ना करूँ, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स, है ना। प्राइम नंबर में क्या है, प्राइम नंबर बहुत सिंपल चीज़ होती है, आप लोगों को पता होगा, बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। अगर आपको पता है तो आप स्किप कर सकते हैं, है ना, कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो या तो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो, है ना। जैसे आप 2 को ले लीजिए, तो 2 जो है 1 से सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, उसका तो चेक ही नहीं करना। 2 सिर्फ और सिर्फ 2 से डिविजिबल है, क्या किसी और से कटेगा ना, 1 से कटेगा। 1 को तो खैर माना ही नहीं जाता है, 1 को तो मैंने बता ही दिया आपको कि 1 का सबके लिए है, 1 से तो कटना देखने ही, कोई दिक्कत ही नहीं। 2 के अलावा फिर किसी से कट नहीं सकता ये। 3 को देख लो इसी तरीके से, 3 है, 3 कटा 3 से और 1 से, ना 2 से कटेगा ना 6 से कटेगा, सिंपल सी बात। उसी तरह से 4 है, आप जानते हैं, समझदार हैं, 4 भी होता है प्राइम नंबर, है ना। प्राइम नंबर तो होता भी है, चलो देख लो। 4 किससे कटेगा, 1 से। 4 किससे कटेगा, 2 से। 4 किससे कटेगा, 4 से खुद से। 3 नंबर आ गए कि नहीं आ गए। हमने क्या बोला था, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि 1 से कटे और सिर्फ खुद से कटे, किसी और से अगर कट रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, सिंपल, है ना। तुम्हें कितना चाहने लगे हम, प्राइम नंबर हो। 5 भी प्राइम नंबर होता है अपना। 5 कैसे, 1 से कटेगा, उससे कटेगा। 6 नहीं होता है, 7 होता है, 8 नहीं होता है, 9 नहीं होता है, 10 नहीं होता है, 11 होता है, 12 नहीं होता है, 13 होता है। 12 क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये तो भैया 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा। प्राइम नंबर के लिए क्या चाहिए था कि सिर्फ इससे कटे और इससे कटे, यहाँ तो 4 और नंबर है। इसका मतलब प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से कटते हैं और 1 से कटते हैं, बात खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोटवर्दी, आप लोग ध्यान नहीं रख पाते हो, 1 इज नॉट आ प्राइम नंबर, ठीक। क्या 1 कंपोजिट नंबर है ना। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, नंबर्स, ये नंबर्स लिखा ना, एक्सेप्ट प्राइम नंबर्स। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 ऐसे नंबर, ठीक है। इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं है, मैंने नहीं बताया। अब देख लेते हैं अगला चीज, को प्राइम नंबर, को प्राइम पेयर, नंबर नहीं कहोगे, को प्राइम मतलब 2 लोग होते हैं एक साथ, तब। को प्राइम पेयर होता है, या नंबर्स भी कहीं कहीं लिखा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एक सेकंड ना, जरा सा मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, गेट खोल देता हूँ यार, काफ़ी रात हो गया है। एक भैया हमारे यहाँ रहते हैं, वो काफ़ी लेट में आते हैं, तो सब सो चुके हैं, हम वीडियो बना रहे हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, 2 इंटीजर्स set to be relatively प्राइम, मतलब कि एक दूसरे के साथ प्राइम है, प्राइम या को प्राइम, ठीक। इफ, अगर ऐसा इफ कहीं पे लिखा है और ऐसा इफ लिखा है कहीं पे, इफ वर्सेस इफ, आप को जिस किसी बच्चे को पता हो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। EF वर्सेस EFF, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बस इतना बताना है आपको। अगर किसी को पता हो तो बताना, ना पता हो तो आप पूछ भी सकते हैं, हमें बता दूंगा। इफ देयर
GCD और क्या कह सकते हो HCF, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों बात एक ही होती है। मतलब क्या कहने का मतलब है, HCF तो आपको पता ही होगा ना, वो चीज है कॉमन, जो मैक्सिमम कॉमन जो हो सकता है उसमें से, इज 1। मतलब कि अगर जैसे 2 and 3 ये दो नंबर लिए गए, एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, पेयर हो गया। पेयर तो है, अब को प्राइम पेयर है या नहीं ये चेक करना है हमको। को प्राइम पेयर चेक करने के लिए क्या करना होता है हमको, ये चेक करना होता कि उनका HCF 1 आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तब तो ठीक है, अगर 1 के अलावा कुछ और आ रहा है तो वो को प्राइम पेयर नहीं है। तो देखो 2 and 3, 2 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 into 1, 3 को लिख सकते हो आप 3 into 1। अब दोनों में मैक्सिमम कॉमन आपको क्या निकल के आ रहा है, यही 1 निकल के आ रहा है, यानी इन दोनों का HCF कितना हो गया आपका, हो गया 1। यानी कि ये जो पेयर आपको गिवन है 2,3, ये आपका रिलेटिवली प्राइम है, या फिर कह सकते हैं को प्राइम पेयर है। आप बात समझ गए, छोटे बच्चे भड़क गए। खूबसूरत तो बहुत ज्यादा लगे मुझे तेरे सवाल है। पता नहीं कौन सा गाना है ये, खैरियत है, खैरियत, सुशांत सिंह राजपूत, स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत। बढ़िया लगता था, एक बंदा ऐसा था जो लगता था बॉलीवुड में थोड़े इंटेलिजेंट बंदे भी हैं, पढ़ाई की बातें भी करता था, काफ़ी चीज़ें थी जो मैच करती थी एक स्टूडेंट के साथ, तो थोड़ा सा रिलेटेबल हो जाता था। बाकी एक्टिंग तो बढ़िया करने ही लगा था। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, इसी के लिए अभी तक बेस तैयार हो रहा था, ठीक है। फिर इसके ऊपर थ्योरम होंगी, जो कि छोटी छोटी चीज़ें और जो अभी तक पढ़ाई वो भी यूज होंगी, है ना। मॉडुलो कॉन्ग्रुएंट, कहीं कहीं पे लिखा होगा कॉन्ग्रुएंस, कहीं पे कॉन्ग्रुएंट, कहीं पे मॉडुलो कॉन्ग्रुएंट, फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं जो थ्योरम बताऊंगा वो आपको समझनी है। कॉन्ग्रुएंट गलत लिख दिया यार, ठीक है। क्या मतलब है इसका, देखिए 2 इंटीजर्स A and B with a पॉजिटिव इंटीजर। यहां पे देखो थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्यों, लॉजिक होगा उनमें भी, पर थ्योरेटिकली आपको उसको लिखना पड़ेगा। अगर आप उसको लिखना नहीं आता है तो आप थ्योरम में थोड़ा सा फंस जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा मैं भी लिख रहा हूँ। ऐसे देखते हैं आप, मैं लिखना पसंद नहीं करता हूँ, पर आप मजबूरी, जो चीज जिस चीज के लिए बनी हो तो करना ही पड़ेगा। पॉजिटिव इंटीजर m अदर देन 1 होता है ये, तो आप मान लीजिए कि m ग्रेटर देन 1, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको। विद अ पॉजिटिव इंटीजर m then A is said to be congruent to B modulo M। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे लिखते हैं इसको बताता हूं मैं। इफ M divides A माइनस B, ठीक है, समझ में आ गई बात। कहने का क्या मतलब है, दो इंटीजर है A एंड B, और एक और इंटीजर है M जो कि ग्रेटर देन 1 होता है जनरली। A is said to be congruent to B modulo M। यहां पे देन मत लगाइए, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। ये गिवन चीज है, उसके बाद यहां से बात स्टार्ट होती है। A is said to be congruent to B modulo M if M divides A minus B। इस सूत्र लिखते कैसे, देखिए A
कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो, अब एमओडी लिखते हैं मॉड्यूलो है ना शॉर्ट फॉर्म में, कहीं पे फुल भी लिखा हो पर आप शॉर्ट ही फॉर्म में लिखेंगे। एम लिखने का एकमात्र तरीका ये, ठीक है, मतलब थ्योरम वगैरह में इसको थोड़ा सा फॉर्म चेंज करा जाएगा, बट जनरली आप ऐसे लिखेंगे। ए कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब 3 इक्वल साइन होते हैं, 3 इक्वल साइन तो नहीं कह सकते खैर, पर इक्वल जैसा होता है 3 साइन होता है इसमें। ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम, ठीक है। और ये कब कहेंगे आप, जब m डिवाइड्स a माइनस बी। समझ में आ रही बात? ये बात तब प्रूफ होगी जब ये बात होगी, और ये बात अगर है तो ये बात होगी। एक दूसरे के क्या होते हैं, कन्वर्स भी प्रूफ होते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी अगर हो रहा है डिवाइड m से, तो आप बोल देंगे a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, ठीक है। और इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, अब देखिए सही से समझिए। जैसे a माइनस बी है आपका, वो अगर m से डिवाइड हो रहा है तो भाई कुछ q टाइम में डिवाइड हो रहा होगा क्वोशेंट, तो क्या लिख सकते हैं आप, a माइनस बी इज इक्वल टू क्यू एम। तो आप क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू एम क्यू या क्यू एम प्लस बी, ये भी लिख सकते हैं आप। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं, इट इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू एम क्यू प्लस बी, वेयर q इज अ इंटीजर, ठीक है। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे के लिए ट्रू होती है, ठीक है। वाई डिवाइड हो रहा है तो उस फॉर्म में लिख सकते हैं, और डिवाइड हो रहा तो आप इसको अगर बोले टर्म दिया जाए तो ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम भी कह सकते हैं। ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है पर इजी चीज है ना, वर्ड्स पे मत जाइए, बस आप ये समझिए कि क्या मीनिंग आ रहा है ना, तो आपको समझ में आएगा। ये हो गया कॉन्ग्रुएंट वाला। अब थोड़ा सा देखते हैं इसके ऊपर सवाल कैसे आते हैं। सवाल तो खैर इसके ऊपर अच्छे लेवल के आ जाते हैं, पर अगर बेसिक 1 नंबर वाला क्वेश्चन आने वाला हो तो कैसा आएगा, है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं। आप क्वेश्चन जेब में लेकर तो घूमते नहीं हम। हाँ एक बात और है वो बताना भूल गया, इफ ए इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम, तो इसको आप लिखेंगे कैसे। खैर ये तो वही बात हो गई, रिटेन एज लिख दीजिए ना, रिटेन एज ए इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम, देन अगर ऐसा नहीं होता है तो देन m डज नॉट डिवाइड a माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए डज नॉट डिवाइड वाला रूल आ गया कि नहीं आ गया, यही इसीलिए बता रहा था मैं। देन m डज नॉट डिवाइड a माइनस बी, और अब वहां पे आप a इज इक्वल टू एम क्यू प्लस बी वाला भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4 लिखूंगा, 2 आप करिएगा, आंसर मत पूछिएगा यार, है ना। 6 महीने बाद कोई आंसर पूछने लगता है तो समझ में नहीं आता है। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं आंसर पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, बाकी फिर यार समझ में नहीं आता कौन कहाँ से आंसर पूछ रहा है ना। तो जो लोग फॉलोअप करेंगे साथ साथ में उनको तो मैं देख सकता हूँ, बाकी 6 महीने बाद अगर कोई आंसर पूछेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता बताना, है ना। फिर दोबारा सॉल्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, बताना है ट्रू है स्टेटमेंट या नहीं, ट्रू और फॉल्स, ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको। पहला है हमारा 123 कॉन्ग्रुएंट टू 21 मॉड्यूलो 6। पहला ये है आपका जो कि मैं करूंगा। दूसरा है
हम सरल वाला कर लेंगे, आपको देंगे कठिन वाला, है ना। 57 कॉन्ग्रुएंट टू -6 मॉड्यूलो 7 सॉरी, अभी मैंने बताया था ना कि a और b दो इंटीजर हैं जो कि डिवाइड हो गए m से, और m पॉजिटिव होगा तो m पॉजिटिव होगा, वहां पे मैंने बताया था, तो उस बात का मतलब था। यहाँ देखिए a है ये और ये b है, और b हमारा कैसा है, निगेटिव है, तो मैंने a और b को निगेटिव या पॉजिटिव वहां पे कुछ नहीं कहा था, वो दोनों हो सकता है, जबकि m के लिए कहा था। तीसरा देख लीजिए क्या है, तीसरा है 27 3 मॉड्यूलो 4, ये आपको करना है। फोर्थ है आपका 15 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 9, ठीक है। अब इंक डाल देता हूं, वरना मनी मन में गाली देने लगेंगे लोग हमको। चलो भैया, ब्लैक वाली इंक खत्म होने वाली है, अब ब्लू वाली बाकी, और वो दिखती नहीं इतनी अच्छी, इसलिए मैं उसको यूज करना बंद कर दिया। चलो पहले दोनों बताता हूं मैं फटाफट से। बोला गया है 123 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 21 मॉड्यूलो 6 ट्रू है या नहीं, चेक करते हैं भाई। 123 है a, b है हमारा ये 21, और m की वैल्यू कितनी है 6, दिख रहा होगा आपको। तो हमने क्या चेक किया था कि अगर a माइनस बी को m डिवाइड कर दे, कितने टाइम में कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो हमारा हो जाएगा क्या, ट्रू। देखो a माइनस बी इज इक्वल टू 123 माइनस 21, मतलब कि 102, अब 102 6 से डिवाइड हो रहा कि नहीं हो रहा, 6 1 जा 6 4 7 जा, मतलब कि m डिवाइड्स a माइनस बी, m डिवाइड्स a माइनस बी, और उसकी वैल्यू कितनी आई है 17, वैल्यू आ गई है प्रॉपरली, यानी डिवाइड कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू है। दूसरा देख लो इसी तरीके से, ये हटा देता हूं यहां से। दूसरा है हमारा 57 माइनस का 6, अगर ये डिवाइड हो रहा है 7 के साथ तो ये ट्रू है, अदरवाइज नहीं। 57 प्लस 6 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 63, 63 9 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, तो ये भी ट्रू है। अब मुझे पता नहीं आगे के दोनों में से कोई फॉल्स है या नहीं, पर ये आपकी जिम्मेदारी, फॉल्स है तो आप बताइए, फॉल्स नहीं है तो आप बताइए, है ना। ये बहुत सड़ी सड़ी सी चीजें हैं, इनमें ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो। क्वेश्चन ये होमवर्क के तौर पे हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, और ट्राई करिए आंसर कॉन्फिडेंट होकर दीजिए, ये मत कि ये सही है गलत है, जब तक कि जेन्युइनली आपको लगे ना कि यार समझ में नहीं आ रहा है। बाकी बहुत सरल चीज है, इसमें पूछने वाला ऐसा कुछ है नहीं। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा से इससे अच्छे। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू x, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x satisfying x plus 1 is equal to नहीं है यार, ये तो मॉड्यूलो है। बुक में पता नहीं इक्वल टू है क्या, देखा नहीं ढंग से, मैंने तो नोट कर लिया कॉपी पे, ये दिया हुआ है ना। चलो x प्लस 1, और अगर इसको सही से देखा जाए तो ये x प्लस 1 है, a की वैल्यू ध्यान से देखो, a की वैल्यू कितनी है x प्लस 1, और फार्मूला हमारा क्या होता है
यहाँ लिख दूँ A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो M। तो A की जगह मिल गया, B की जगह पे 2 की पावर 8 है, तो 2 की पावर 8 कितना होता है 256 होता है ना 256, तो ये 256 लिख दो यहाँ पे, और मॉड्यूलो 7 तो पता ही है। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा था, यहाँ पे A माइनस B अगर कॉन्ग्रुएंट लिखा हुआ है तो वो डिवाइड करेगा, M से डिवाइड होगा वो। तो कहने का मतलब क्या है कि x प्लस 1 माइनस 256 ये जो होगा वो डिवाइड होगा किससे, m से। तो m से डिवाइड जब कोई चीज होता है, जैसे मान लीजिए 4 है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी तो आप कह सकते हैं 2 का मल्टीपल है 4, 2 टाइम्स 4 हो जाता है। उसी तरीके से आप कह सकते हैं ये टर्म पूरा जो है इज अ मल्टीपल ऑफ m की वैल्यू कितनी 7, समझ में आ रही बात। 7 का ये क्या है मल्टीपल है। चलो x कितनी वैल्यू होगी इसके यहां पे -255 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। हमको क्या चाहिए यहां पे, हमको चाहिए कि कितनी वैल्यूज x की आ जाएंगे यहां पे। तो यहां पे अब क्या करना होगा, सिंपल सा x माइनस 255 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू क्यू टाइम में डिवाइड होगा। इसको लिख दो ऐसे x माइनस 255 प्लस, ये मल्टीपल वाली बात लिखो चाहे ना लिखो, डायरेक्ट भी लिख सकते थे इस तरीके से, ठीक है। इतना हो गया, ये यहाँ पे ऐसे लगाते रहा करो है ना। इसकी एक खतरनाक सी स्टोरी है, कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा आप लोग को। हालांकि ये इसकी नहीं, वो इक्वल लगाने की एक स्टोरी, बहुत खतरनाक स्टोरी, अभी अगर याद रहा तो बता दूंगा। ये इतना था। अब यहाँ पे आप पुट करिए क्यू की वैल्यू, क्यू जो होता है आपका वो डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड करने वाली वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव होगी। यहाँ पे आप पॉजिटिव वैल्यू रखते हो चले जाइए आराम से, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। कितने टाइम में डिवाइड हो रहा है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो आप पॉजिटिव वैल्यू रख के यहाँ पे लिख दीजिए। सेट ऑफ वैल्यूज बोला गया, कोई भी वैल्यूज चूज करके रख दीजिए। क्यू की वैल्यू 1 रख लीजिए, क्यू की वैल्यू 2 3 इस तरीके से रख के यहाँ पे वैल्यूज निकाल लीजिए। मैं 1 के लिए निकाल देता हूँ आपका x माइनस 255 इज इक्वल टू 7, ये उधर चला जाएगा, उधर जाएगा तो 5 जुड़ जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 250, पहला x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 262, 262 हाँ पहली वैल्यू आ जाएगी 262, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं और पता चले वैल्यूज, 2 रख के देखो 3 रख के देखो और वो वैल्यूज कॉमा लगा के आंसर मिले तो काम खत्म हो जाएगा। बुक में निगेटिव वैल्यू भी ली गई है, पर मेरे हिसाब से आप निगेटिव वैल्यू मत लीजिएगा, क्योंकि जो क्यू है हमारा वो क्या है, क्यू यहाँ पे है मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, जितने टाइम में डिवाइड हो रहा है। तो 2 अगर 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2 टाइम्स में डिवाइड कर रहा है ना, -2 टाइम में तो डिवाइड नहीं करता है। पर अगर सही से देखा जाए तो निगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं आप इस हिसाब से कि जैसे लिखा हुआ है -4 कहीं पे, -4 और 2 डिवाइड कर रहा है, तो 2 इसको कितनी बार में डिवाइड करेगा -2 टाइम में करेगा, तो उस हिसाब से आप सही भी हो सकता है। पर यार लॉजिकली तरीके से देखो तो निगेटिव वैल्यू लिखना सही नहीं लगता मुझे, है ना। कोई दिक्कत नहीं, आप पॉजिटिव वैल्यू पे सवाल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इफ क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, इफ 150 कॉन्ग्रुएंट टू 10 mod m, फाइंड m। क्वेश्चन सिंपल सा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। a माइनस बी अगर कॉन्ग्रुएंट है तो a माइनस बी डिवाइड बाय होगा m से, कितने टाइम में होगा क्या पता, कितने टाइम में होगा भैया क्या पता, क्यों टाइम में होगा और कितनी बार में होगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m, एक वैल्यू मिलेगी क्या, इसकी तो कई वैल्यू मिलेंगे ना, m की तो कई वैल्यू मिल जाएंगी, बहुत सारी वैल्यू बहुत सारी। तो यहाँ पे देखते हैं, चलो ये हो गया 140, ये हो गया q, ये है m।
मच्छर आ गया था यार। मच्छर खून पियो, होंठ न पक। टीचर पकड़ा गया अभद्र लैंग्वेज यूज करते हुए। न्यूज आजकल क्या यूट्यूब के थंबनेल देखे होंगे न्यूज वाले कि उसमें लिख देंगे शाहरुख खान को पकड़ के पीटा, ये सब अक्षय कुमार छत से लगा दी छलांग, टांग गई टूट, ऐसे थंबनेल बना देते हैं। ऐसे उनके घर वाले क्या बोलते होंगे, घर में कोई है ही नहीं, मतलब समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूँ मैं। ऐसे लिख देंगे कि जो है किसी की शादी है, किसी के साथ भी चक्कर चलवा देंगे, कुछ भी लिख देते हैं ना। तो देख के हंसी ही आती है और कुछ नहीं आती, जिनके ऊपर बनता है वो भी हंस लेते होंगे। तो देखो क्या है, क्यू तो टाइम्स होता है, क्यू इज अ टाइम्स, कितने टाइम डिवाइड करेगा। तो एम जो है, एम हर वो वैल्यू होगी जो 140 को डिवाइड करती है। एम हर वो वैल्यू होगी जो 140 को डिवाइड करती है। भाई 140 है, वो किससे किससे डिविजिबल होगा? भाई आप बोल दो तो 2 से भी हो जाएगा, आप बोल दो 4 से भी हो जाएगा। 4 से होगा नहीं होगा? हो जाएगा। तो इसी तरीके से 2 से, 4 से, तो जितने वैल्यूज से होगा वो सारी वैल्यूज यहाँ पे आप लिख देंगे। 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 3 से नहीं हो रहा है, 5 से हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा, 7 से हो रहा है ना, 8 से नहीं हो रहा, 9 से नहीं हो रहा, 10 से हो रहा है, 11 से नहीं हो रहा, 12 से भी नहीं हो रहा है, 13 से नहीं, 14 से हो रहा है ना। फिर 14 के बाद किससे करें इसको हम लोग? 28 से होगा, 28 से होगा ना। सारी वैल्यूज देखनी पड़ेंगी किससे हो रहा है किससे नहीं। 28 के बाद देख लेता हूँ मैं, 35 से हो रहा है, 70 से हो रहा है, 140 से हो रहा है, 140 से हो रहा है, 35, 70 और 140, इतनी वैल्यूज से ये एम की वैल्यू आपको मिल रही है। एम की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो यहाँ 1 ना लिख देना, बेवकूफी मत कर देना, समझाया तभी आप लोग को कि एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो वही इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा है, समझ गए होंगे आप। तो ऐसे एम की वैल्यू, फाइंड वैल्यूज ऑफ एम लिख दीजिएगा क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू नहीं है। जनरली एक वैल्यू मिलेंगे भी नहीं इस तरह का क्वेश्चन होगा तो। आज जितने भी क्वेश्चन हैं 2-3, मुझे लगता है 1-2 क्वेश्चन बाकी वो करा दूंगा, फिर थ्योरम अगले वीडियो में रहेगी आपकी, है ना। क्वेश्चन है आपका, इफ x इज एन ऑड इंटीजर प्रूव दैट। क्वेश्चन है आपका, इफ x इज एन ऑड इंटीजर, इतने मच्छर है यहाँ पे यार, ऑड इंटीजर प्रूव दैट। अभी तो दिक्कत स्टार्ट हुई, अभी गर्मी आएगी, पंखा चला नहीं सकते हैं, आवाज आने लगती, खूब पसीना होगा, मच्छर भी काटेंगे, उसे ऐसा लगेगा तपस्या कर रहे हैं कोई एक प्रकार की। ये प्रूव करना है, x इज एन ऑड इंटीजर, है ना। चलो फिर देख लेते हैं। कह रहे हैं कि x इज एन ऑड इंटीजर। ऑड की बात कभी भी होती तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने x को बहुत बार जब क्वेश्चन करते हैं कि कंसेक्यूटिव नंबर है, ऑड लेना है, तो हम इवन को हमेशा 2 1 से लिखते हैं और ऑड में एक 1 जोड़ देते हैं। तो ये एक ऑड नंबर हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक ऑड नंबर हो गया। और ये सिंपल से एक इंटीजर भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरा एक इंटीजर है। अगर हम लोग एक्स स्क्वायर के हिसाब से देखें तो यहां पर भी स्क्वायर कर देते हैं, इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और इससे क्या मिलेगा हम लोग को, 4n, चलो 4n स्क्वायर और 4n को अगर एक पास कर लिया जाए और ये 1 को अलग कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 4n कॉमन बचेगा, n प्लस 1 प्लस 1। गलत हो गया क्या उस यार,
सही है यार। एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वाला 1 इधर ले आए तो बन गया 4n+1, इतना बचा। इतना समझ गया आप? आगे देखो, अगर n एक इंटीजर है, अगर ये पूरा इंटीजर है तो n भी उसमें से एक इंटीजर ही हो। यहाँ पे लिख देते हैं n इज अ इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, बिलोंग टू ऐसे तो लिखते हैं यार, है ना, n बिलोंग्स टू इंटीजर। n अगर इंटीजर है तो दो इंटीजर कंसेक्यूटिव, अगर ये ऑड है तो ये इवन होगा, ये अगर इवन है तो ये ऑड होगा, अगर ये ऑड है तो ये इवन होगा। पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा इवन ही आएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट ले लो, ये ले लिया, कोई भी नंबर ले लो, सॉरी, तो दो कंसेक्यूटिव नंबर का इंटीजर का हमेशा इवन ही आता है। ठीक है, तो इवन को आप लिख सकते हो 2 इंटू एन, पर n लिखा है तो n नहीं लिखेंगे, 2 इक्वल टू m लिख दो। ठीक है, 2m लिख सकते हो। तो इवन वैल्यू जो होती है आप उसको 2 के फॉर्म में लिख सकते हो, कोई भी वैल्यू हो। मैं कह रहा हूं 206, इसको अभी आप 2m फॉर्म में लिख सकते हो। 202 है मान लो, तो क्या है 2 इंटू 101, तो ये हो गया आपका m, 2m हो गया। तो इस फॉर्म में आप लिख सकते थे। तो क्या लिख देंगे यहां पर हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 अलग रहेगा, और 2m इज दिस n+1 2m, क्योंकि ये दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा इवन आता है। ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8m। अभी बताने वाला इंपॉर्टेंट चीज, 8m हो गया आपका। और यार ये m लिखना सही नहीं है, क्योंकि m आपका मॉड्यूल वाले उसमें भी होता है, तो m की जगह पर कुछ मान लो डेल्टा मान लेते हैं, है ना, डेल्टा नहीं लैम्डा। ये हो गया 2 लैम्डा, 8 लैम्डा। लैम्डा भी यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है, m बताया था ना, लैम्डा इंटीजर हो गया। a माइनस बी डिवाइड बाई 8, a माइनस बी डिवाइड बाई 8, तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 8 लैम्डा टाइम्स। जब भी ऐसा आप लिखते हैं कि a माइनस बी डिवाइड बाई एनी m, तो वो क्या हो जाता है, उसको आप कॉन्ग्रुएंट के फॉर्म में लिख सकते हो कि भाई a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो, जिससे डिवाइड होता है 8 से डिवाइड हुआ। क्या यही नहीं प्रूव करने के लिए कहा गया था? सेम चीज आ गई है ना, तो बहुत सिंपल सा था। थोड़े से यहाँ पे कुछ अपने तरफ से असम्पशंस लेके चलने थे, तो आप समझ में आ गया होगा आपको। एक क्वेश्चन लास्ट बाकी है, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा। इफ हंड्रेड कॉन्ग्रुएंट टू x मॉड्यूलो 7, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव x, मतलब कि पॉजिटिव होना चाहिए और सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, लिखो फिर a माइनस p, पहले लिख लेते, डिविजिबल बाई 7, इट इंप्लाइज दैट a माइनस b 7 इज इक्वल टू, क्या मान लें, k टाइम में हो रहा मान लो। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या चाहिए, सबसे छोटी वैल्यू चाहिए। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू x की, तो k को कुछ भी मान सकते हैं हम, पर k को क्या माना जाए तो काम आसानी से हो जाए। इसको फॉर्म बदलते पहले इसका, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7k, इट इंप्लाइज दैट 100 इज इक्वल टू 7k प्लस x, x इज इक्वल टू 100 माइनस 7k।
इट इम्प्लाइज दैट x की सबसे छोटी वैल्यू चाहिए 100 में से मैक्सिमम जो आप हटा सकते हो, 100 में से मैक्सिमम वैल्यू जो आप निकाल सकते हो निकाल दो तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमको 100। अब 7 का टेबल पढ़ो और मैक्सिमम जाना है पर 100 के अबव नहीं जाना है आपको बस। तो कितना हो जाएगा 7 9 63 70 तो ऐसे ही हो गया और 7 चौक 28 हो गया, मतलब कि 14 टाइम में 100 माइनस 7 इंटू 14 टाइम में। अब ये आप सोच रहे हैं के को आपने 14 कैसे मान लिया, तो आप मैक्सिमम जाना है, आपको लीस्ट वैल्यू चाहिए, बात खत्म हो गई। तो यहां पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो, बुक में ये सब नहीं कराया जाएगा, बुक में डायरेक्टली होगा इतने के बाद 102 वैल्यू आंसर। तो वो ध्यान रखिए कि मैं जो बता रहा हूं मैंने कहा था वो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं उस चीज करने की। x इज 2। अब अगर लीस्ट पॉजिटिव ना बोलता, चलो कह रहा होता लीस्ट पॉजिटिव नहीं चाहिए कोई भी वैल्यू दे दो, तो क्या करते हैं, उसके लिए भी तो कुछ तरीका होना चाहिए। तो यहां पे हमारा होता है x इज इक्वल टू 100 माइनस 7 के। तो एक बार k की वैल्यू रखते 1 तो आता है x इज इक्वल टू 93। फिर k की वैल्यू रखते 2 तो 7 और कम हो जाता, तो कितना हो जाता है 86। फिर रखते 3 तो 7 और कम हो जाता तो हो जाता 79। तो इस तरीके से करते 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 तो x की काफी ज्यादा वैल्यूज मिलती है ना, उस तरीके से आपको बहुत सारी वैल्यूज मिलने वाली थी। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक रखता हूं मैं। अभी आप लोगों को जो मैंने कहानी बताई थी वो अगले वीडियो में पता चल जाएगी, शायद मैं अभी रिकॉर्ड करूंगा, पर ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इसमें मैंने काफी ज्यादा चीजें बताई आपको, इसका आप प्रैक्टिस करिए बुक से। बुक आप RD शर्मा, ML अग्रवाल जो भी आपके पास अवेलेबल है, बहुत बेहतरीन बात है। मैं RD शर्मा से पढ़ा रहा हूँ, पर आपको ज्यादा उसका एहसास नहीं होगा मैं कौन सी बुक से पढ़ा रहा हूँ। मैं ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन अच्छे हों, बुक हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। RD शर्मा काफी अच्छी बुक है, और इस बार मेरी जो बुक है उसमें वॉल्यूम 1 और 2 नहीं है, पूरा एक बार में पूरा सिस्टम है। ये भी बहुत बेहतरीन चीज है, पिछली बार हमको वेट करना पड़ा था वॉल्यूम 2 आ जाए, तो इस बार ये फायदा है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, हालांकि आप करेंगे नहीं मुझे पता है, कोई बात नहीं। ना अच्छी लगे तो डिसलाइक तो करो कम से कम यार, कुछ तो करो। करते क्यों नहीं हो, अरविंद केजरीवाल याद आ गया मुझे। देखो अभी क्या समझना है हम लोग को कि ये पार्ट 1 आपको फटाफट से रिवीजन करना है, पार्ट 2 मैं अभी रिकॉर्ड करूंगा और मैं अभी एक बार लीड वगैरह माइक्रोफोन वगैरह अपने निकालूंगा, क्योंकि ऑडियो लैग करने लगता है। पर यही वीडियो रखता, ये वीडियो यहीं तक, और अगली वीडियो को मिलता हूं आपको सेकंड पार्ट लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।